चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग को लेकर के, मतलब हम बात कर रहे होंगे आज मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्रों को लेकर के। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास जो है एमपी प्रीलिम्स में भी आता है और साथ में जो है क्या होता है, मध्य प्रदेश जब आप देने जाते हैं मेंस, उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम देखा होगा एमपीपीएससी मेंस का 2014, यहाँ पर भी इससे एक क्वेश्चन था। इसके बाद आप देखेंगे 2016, यहाँ पर भी क्वेश्चंस था मेंस का। 2018 जाते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा, मेंस में क्वेश्चन दिखाई देगा। पहले बात समझिए कि यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस कौन से निकल करके सामने आते हैं। तो यहाँ से जो बेसिकली अभी तक आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत सीधे और सिंपल पूछे हैं। जैसे इसकी मैप पर अवस्थिति को लेकर के पूछ दिया गया आपसे कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है। मालवा के पठार की अवस्थिति पूछ दी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन के बारे में पूछा गया है अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये कहाँ पर बात कर रहे हैं हम, मेंस में जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर उसके आगे की बात करें कि और कैसी संभावना हो सकती है यहाँ से प्रश्न आने की, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर आप इस बात को समझ जाइए कि आगे चल करके हो सकता है आयोग यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर दे कि बुंदेलखंड के पठार का आर्थिक महत्व बताएं, मालवा के पठार के आर्थिक महत्व की चर्चा करें। और अगर इससे हम और ज़्यादा आगे की ओर बढ़ें तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मध्य भारत के पठार के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारणों की व्याख्या करें। क्योंकि जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे, जो नया सिलेबस आया है उसमें आपको साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मालवा के पठार की और साथ में नर्मदा सोन वैली के विशेष महत्व में उसने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की बात की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि एग्रीकल्चर से अलग हो जाएगा या किसी और पार्ट को वो छोड़ करके चलेगा। ये सारी चीज़ें जो है हमको सिलेबस में क्या रहती हैं, अंडरस्टूड रहती हैं। लेकिन अगर बात करें कि मुख्य रूप से हमको फोकस कहाँ पर करना है, तो यहीं पर फोकस करते हुए हम चलेंगे। चलिए क्या करते हैं, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं किसको लेकर के, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाग। विभाग को लेकर के बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। आते हैं, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों को लेकर के, तो इसे मुख्यतः क्या किया जाता है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जब आप देखते हैं ज्योग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया या फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखते हैं, तो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में क्या किया गया है, मध्य प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। पहले प्राकृतिक भाग को कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड। उच्च भूमि का नाम दिया गया है। पहला हमारे पास कौन सा क्षेत्र आ जाता है, केंद्रीय उच्च भूमि का क्षेत्र आ जाता है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे को कहता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम से बांटा गया है। तीसरे को कहा गया बघेलखंड का पठार। या इसी को आप पूर्वी भारत के पठार के अंतर्गत देखते हैं। अब देखिए क्या किया गया, अध्ययन की सुविधा के आधार पर जब हम आते हैं, किसके आधार पर, तो अध्ययन की सुविधा के आधार पर केंद्रीय उच्च भूमि को फिर से क्या किया जाता है, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है और इसे 5 भागों में बांट करके देखा जाता है। जो केंद्रीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, इसको क्या किया गया है, मध्य प्रदेश में अध्ययन की सुविधा के आधार पर 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पहले वन को क्या कह दिया गया, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दूसरे को कहा गया है मालवा का पठार,
यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मालवा का पठार किसका भाग है, तो आप बता सकते हैं केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। तीसरे नंबर पर आते हैं तो कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार ये भी किसका भाग है, केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। चौथे नंबर पर आते हैं तो कहा जाता है रीवा पन्ना का पठार, और पांचवें नंबर को नाम दिया जाता है नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी के नाम से बांटा गया है। मध्य प्रदेश में आते हैं तो हमको मुख्यतः क्या 7 प्राकृतिक भाग दिखाई देते हैं। 7 प्राकृतिक भागों में कौन से, 5 तो ये हो गए, छठवां हमारा ये हो जाता है, और 7वें नंबर पर आ जाता है हमारा बघेलखंड का पठार। ये 7 प्राकृतिक भाग हैं जिसे हम कहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत। केंद्रीय उच्च भूमि को ही क्या किया जाता है, 5 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जैसे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको क्या दिखाई देगा, अलग अलग क्षेत्र के रूप में देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से हम इसे बांटते हैं। अब देखिए आकर के देखते हैं कि इसे मैप में कहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहली बात हमारे पास क्या होती है, हम किसी भी टॉपिक को लेकर के चलते हैं तो हमारे लिए ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण क्या दिखाई देता है कि आपको उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति मालूम होनी चाहिए, वास्तविक रूप से वो स्थित कहाँ पर है। तो इसे हम कहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, मैप पर ड्रॉ कर लेते हैं, और एक मैप ड्रॉ करते हुए रफली चलते हैं कि मध्य प्रदेश में हमको ये एरिया दिखाई कहाँ पर देता है मध्य प्रदेश में देखने के लिए। तो आप लोग भी क्या करेंगे, मैप को ड्रॉ करेंगे। जिस तरीके से परफेक्शन के साथ ना आए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, एक मैप को रफली ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो कहता है कि आप क्या करें, मध्य प्रदेश में जो है, जैसे पूछ लिया आपसे मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत के पठार में वो कहता है कि मध्य भारत के पठार की आप क्या करें, भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करें। भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछ लेता है, तो भौगोलिक स्थिति का सीधा सा मतलब होता है कि आपको क्या करना चाहिए, उसको मैप में दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, और मैप में ही उसे दर्शाते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैप में अगर दिखाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो नंबर होते हैं वो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, अगर 3 नंबर में हम क्या करते हैं, एक मैप ड्रॉ कर देते हैं या उसकी भौगोलिक स्थिति की बात कर देते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र आता है हमारा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा आप क्या देखते हो, क्षेत्र देखते हो, इसी क्षेत्र को कहा गया है मध्य भारत का पठार। ये आपका कहलाता है मध्य भारत का पठार के नाम से जाना जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, मध्य भारत के पठार का क्षेत्र हो जाता है। इसी को हम क्या करते हैं, इसका ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ से मिला करके ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। ये आपका क्या हो गया, बुंदेलखंड का पठार। अब देखिए इसी बुंदेलखंड के पठार के नीचे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ से एक इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन आती है यहाँ, और इसी को हम कहते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार। अब देखिए इससे यहाँ की ओर ये जो क्षेत्र हमारा कहलाता है, इसे हम कहते हैं रीवा पन्ना का पठार। ये हो जाता है हमारा रीवा पन्ना का पठार। ये वाला जो रीजन आपको दिखाई देता है रीवा पन्ना के पठार के बाद का क्षेत्र, इसे कह दिया जाता है बघेलखंड का पठार। ये हो जाता है आपका बघेलखंड का पठार। यहाँ आपको एक रिवर वैली देखने को मिल जाएगी। जब यहाँ पर आते हैं तो हमको एक रिवर वैली दिखाई देगी, ठीक इस तरीके से जाती हुई एक रिवर वैली आपको देखने को मिलेगी। और इसी रिवर वैली को हम क्या कहते हैं, नर्मदा सोन घाटी के नाम से जानते हैं। तो इसको हम नाम दे सकते हैं नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी।
ये जो नीचे वाला आप पार्ट देख रहे हो, इसी पार्ट को कहा जाता है, ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसे क्या नाम दिया गया है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी दिया गया है। अब देखिए, इसके बारे में आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसके क्षेत्र को लेकर के, कि इन सभी का क्षेत्र कैसा है। तो उसकी बातें हम क्या करेंगे, इसकी बात करते हुए बात करेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो 7 हमारे पास क्या थे, मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं 7 प्राकृतिक भागों की, तो वो सभी के सभी तो प्राकृतिक भाग यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। इनको हमने कहाँ पर देख लिया? मैप पर भी देख लिया। तो मैप पर देखते समय हमको इनके क्षेत्र दिखाई दे गए कि ये कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। एक बार में ही क्या हो जाता है, इससे हमारी चीज़ें आसान हो जाती है और हम एक बार में ही उस चीज़ को क्या कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। और ऐसा करने से हमको फ़ायदा भी होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कि हमको उसकी लोकेशन नहीं मालूम है, बस हम क्या करते चले जाते हैं, याद करते चले जाते हैं। तो याद नहीं करना है, किसी भी चीज़ को देखते समय उसकी लोकेशन को भी हमको देखते हुए चलना है। क्योंकि मान लेते हैं कभी अगर आपसे पूछ लिया गया कि मध्य भारत का पठार किन प्राकृतिक विभागों के मध्य अवस्थित है, तो आपको उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी ना वहां पर, कि मध्य भारत के पठार के दक्षिण में मालवा का पठार है, पूरब में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है, उत्तर में क्या है, यमुना नदी का आपको प्लेन दिखाई देगा, इसके पश्चिम में क्या है, तब आपको राजस्थान हाईलैंड दिखाई देगा, ठीक है। और ये क्या करता है, अरावली पर्वत श्रृंखला से अलग करने वाली संरचना के रूप में आपको दिखाई देगा। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार को लेकर के, कि मध्य भारत का पठार हमको दिखाई कहां पर देता है। सबसे पहला आइए हेडिंग डालिए, मध्य भारत का पठार। किसकी बात कर रहे होंगे आज? मध्य भारत के पठार को लेकर के बात कर रहे होंगे, इसकी अवस्थिति और संरचना की बात कर रहे होंगे। देखिए, जो मध्य भारत का पठार है, इसे चंबल उपाद्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? चंबल उपाद्र प्रदेश, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। किसको? तो आपका मध्य भारत के पठार को। देखो, उपाद्र प्रदेश कहने का मतलब क्या हो जाता है, कि यहाँ की जलवायु के आधार पर हम इसे क्या कह देते हैं, चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कह देते हैं, ठीक है। इतनी बातें इस पर हैं। अब देखिए, इससे जो अगला हमारे पास क्वेश्चन निकल करके आया था कि मध्य भारत के पठार की अवस्थिति क्या है, किसको लेकर के पूछा गया था? अवस्थिति को लेकर के पूछा गया था। अवस्थिति का मतलब होता है कि इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है। सबसे पहली बात इसमें क्या पूछी जाती है कि भौगोलिक स्थिति आपको कहाँ से कहाँ तक दिखाई देती है। तो हमें मालूम है भौगोलिक स्थिति के रूप में जब हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का देखो मतलब समझ लो पहले आप। तो सबसे पहला आपके पास आ जाता है अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय अगर स्थिति आपको मालूम है तो उसको मालूम करने के लिए आपको मैप मालूम होना चाहिए। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। अगर ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती, इसकी परिभाषा आपसे डेफिनेशन भाई 10 शब्दों में पूछा जा सकता है, तब आप क्या बताएंगे कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी ही क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। बस छोटी सी परिभाषा है कि किसी भी के स्थान की, मान लेते हैं ये क्या है, कोई स्थान है। अब ये क्या है, हमारा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। तो इससे इसकी जो कोणीय दूरी होगी, मतलब इसका जो एंगुलर डिस्टेंस बनेगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, अक्षांश कह देते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है। ये मत रटिए कि ये कैसी है, लेटी हुई लाइन है या खड़ी हुई लाइन है, इन पे मत जाइए। बस इतना याद रखिएगा कि ये कैसी है, ये आपको एंगुलर डिस्टेंस के रूप में दिखाई देती है। और जब एंगुलर डिस्टेंस के रूप में दिखाई देगी तो आप वैसे भी बता देंगे कि लेटी हुई है या खड़ी हुई है। लिटाने और खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी चीज को लेकर के। अब आ जाइए, अवस्थिति की बात करते हैं तो हमको अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक दिखाई देती है, तो 24 डिग्री, ठीक है, क्या कह देंगे हम इसको, 24 डिग्री, ठीक है। 24 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री 8 मिनट से लेकर के कहाँ तक हमको, तो 26 डिग्री 8 मिनट तक क्या दिखाई देता है, ये हमको उत्तरी अक्षांश में या नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलता है। उत्तरी अक्षांश, इसकी अवस्थिति में हमको पहला पॉइंट क्या पता चल गया कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। इसके साथ साथ क्या है,
तो 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर के, ठीक है, कहाँ पर 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर के आपको कहाँ तक दिखाई देगा, 79 डिग्री 16 मिनट के आसपास, या हम कह सकते हैं 10 मिनट आपको पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार दिखाई देगा, देशांतर। और यही सेम क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, 3 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था 2014 में, कि मध्य भारत के पठार की क्या बता दीजिए आप, अवस्थिति बता दीजिए। तो मध्य भारत का पठार हमको कहाँ से कहाँ दिखाई देता है, तब आप बताएंगे 24 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमको क्या दिखाई देता है, यह दिखाई देता है। अब देखिए, कभी इससे पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्र कितना है, मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र यह कवर करता है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल आता है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.7% एरिया ये क्या करता है, कवर करता है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से जिले हमको दिखाई देते हैं। तो मध्य प्रदेश के मैप में हम क्या करते हैं, एक बार वापस आकर के देखते हैं। ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का मैप है। इस मैप में आएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा, ये मध्य भारत का पठार दिखाई दे रहा, और मध्य भारत का पठार आपको कहाँ पर दिख रहा, आपको मध्य प्रदेश के उत्तर में दिख रहा। तो यहाँ पर जिले कौन कौन से, देखो यहाँ पर तो आपको भिंड मिल जाता है, भिंड के बाद यहाँ आएंगे तो मुरैना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, श्योपुर मिलता है, बीच का एरिया क्या मिलता है, शिवपुरी मिलता है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, ग्वालियर दिखाई देता है। इसके आगे चलते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इधर को थोड़ा सा गुना दिखाई दे जाएगा, और इस तरफ आए इधर को अशोकनगर, और इस तरफ आपको क्या दिखेगा, गुना दिखाई देगा। और यहाँ आ जाएंगे तो आपको क्या मिलता है, मंदसौर मिलता है। तो इसके लेकर के आप क्या करेंगे, इसकी अवस्थिति की बात करेंगे। अगर हम जिलों की बात करते हैं तो इसका विस्तार किन किन जिलों में है, तो सबसे पहला देखिए हमारे पास भिंड, भिंड के बाद आपको दिखेगा मुरैना, मुरैना के बाद आपको श्योपुर, श्योपुर के बाद शिवपुरी, शिवपुरी हो गया। शिवपुरी के बाद चलते हैं तो बेसिकली हमारे पास आता है मंदसौर, लेकिन गुना, अशोकनगर, नीमच और मंदसौर ले लेते हैं। गुना, अशोकनगर, नीमच, और थोड़ा सा भाग शामिल होता है किसका, मंदसौर का। इन क्षेत्रों में आपको क्या दिखाई देगा, मध्य भारत के पठार का विस्तार देखने को मिल जाता है। इसके आगे चलते हैं तो इसमें क्या है, इसके आगे आ जाते हैं तो अब मैंने जैसा आपको बताया था कि मध्य भारत के पठार के उत्तर और दक्षिण में क्या अवस्थित है, यहां से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मध्य भारत का पठार, ये हमारा क्या हो जाता है, मध्य भारत का पठार हो जाता है। मध्य भारत के पठार के पूर्व की ओर गए थे तो हमें क्या दिखाई दिया था, बुंदेलखंड का पठार देखने को मिला था। क्या मिल गया, बुंदेलखंड का पठार। दक्षिण की तरफ आए थे तो हमने क्या देखा था, मालवा का पठार। क्या देखने को मिल गया था हमको, मालवा का पठार। पूर्व की ओर गए थे तो मैंने आपको बताया था यहां पर राजस्थान उच्च भूमि दिखाई देगी आपको। ऊपर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, यमुना नदी बेसिन देखने को मिल जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाती है, इसकी अवस्थिति देखने को है कि मध्य भारत के पठार में जब हम जाते हैं तो इसके मध्य भारत के पठार के उत्तर में यमुना नदी बेसिन। अगर हम कहाँ पर जाते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमको राजस्थान, दक्षिण की ओर आते हैं तो मालवा का पठार, और अगर पूर्व की ओर जाते हैं तो क्या दिखाई देता है, बुंदेलखंड का पठार। ये भी आपके पास कितने, 3 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखिए, यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है। अगर आपसे क्या किया जाए, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये क्या है, 3 नंबर के क्वेश्चन लाइक बनता भी है कि मध्य भारत के पठार की जलवायु आपको कैसी दिखाई देगी। तो देखिए, मध्य भारत के पठार में जब जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को मालूम है ठंड के समय में ठंड भी ज़्यादा होती है
और गर्मी के समय में आपको क्या दिखाई देगा, गर्मी भी ज़्यादा दिखाई दे जाएगी। जब आप कहाँ पर जाते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इस रीजन पर पहुंचेंगे तो आपको ठंड के समय पर ठंडी भी ज़्यादा दिखाई देगी और गर्मी के समय में गर्मी भी ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे मुरैना में देखेंगे इस समय सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, मुरैना में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जब इस रीजन में आएंगे तो आपको ठंडी के समय ज़्यादा ठंडी और गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी दिखाई देगी। ऐसी जलवायु को क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। देखिए महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास क्या देखने को नहीं मिलता आपको, एक तो ओशियन नहीं है, साथ में ये क्या है, यह पूरा का पूरा जो है लैंड एरिया है। और लैंड एरिया होने के कारण आपको मालूम है लैंड एरिया क्या होगा, जल्दी ठंडा भी होगा और जल्दी गर्म भी होगा। और जब जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होगा तो यहाँ की जो आपको जलवायु दिखाई देगी वो कष्टकारी हो जाती है। और इसीलिए यहाँ की जलवायु अगर पूछा जाए कि हमारा मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है, तब आपका आंसर होगा महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु अगर आपको बतानी होगी तो आप बता दीजिएगा कि ठंडी में ज़्यादा ठंडी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी, और यही खासियत होती है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की, बस इसकी जलवायु यही है। अब देखिए इस रीजन पर जाएंगे तो आपको क्या रेनफॉल कैसा दिखाई देगा। रेनफॉल की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। लगभग अगर हम बात करते हैं यहाँ की वर्षा कितनी है, तो वर्षा को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि भिंड के गोहद में जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र भी इसी रीजन पर आपको दिखाई दे जाएगा कि सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ पर प्राप्त होती है, तो इसी रीजन में लगभग 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी कहाँ पर मिलेगी, इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलिए यहाँ की हम बात करते हैं कि यहाँ पर सॉइल कौन सी पाई जाती है या मृदा कौन सी पाई जाती है। तो जब आप कहाँ पर घूमने जाएंगे, मध्य भारत के पठार में आप घूमने जाते हैं तो मध्य भारत के पठार में घूमते समय यहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा मिलेगी। जलोढ़ मृदा देखिए होती क्या है, तो नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई जो सेडिमेंट्स होते हैं, उन सेडिमेंट्स को जब नदी डिपॉजिट करती जाती है उससे जो मृदा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा किसका, आपका नर्मदा और गंगा और यमुना का जो रीजन है पूरा का पूरा, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा ला करके जमा किए गए सेडिमेंट से ही क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। तो इस रीजन पर आपको कैसी मृदा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। अब देखिए जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक तो आपको जलोढ़ मृदा दिखाई देगी कैसी, नवीन जलोढ़ मृदा जिसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। एक पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा कि इसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में भी पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा दो प्रकार की मृदाएं होती हैं। तो इस रीजन की मृदा कौन सी हो गई, हमारी जलोढ़ मृदा हो जाती है। और इसीलिए इस रीजन पर क्या है, क्योंकि ये कैसी हैं, असंगठित रूप से होती हैं और यहाँ पर वेजिटेशन भी कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपर्दन की समस्या भी ज़्यादा होगी। अब देखिए जलोढ़ मृदा जब पाई जाती है तो इस मृदा में कृषि कौन कौन सी होती है या फसल कौन कौन सी हमको प्राप्त होती है। तो जब हम इस रीजन पर जाते हैं, इसी को कहा जाता है मध्य प्रदेश में सरसों की डलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे प्रमुख फसल कौन सी होती है, सरसों होती है। और यहाँ पर हमारे पास सरसों के साथ ज्वार के साथ बाजरा, मतलब मोटे अनाज, और बाजरा के बाद अगर बात करते हैं तो यहीं पर हमको क्या मिलता है, मक्का के लिए हल्की रेतीली मृदा की ज़रूरत होती है जो यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इस रीजन पर आपको मूंगफली जैसी फसल भी देखने को मिल जाएगी। कौन सी फसल है हमारे पास, मूंगफली के बाद जाएंगे तो इसी रीजन में आपको अफीम भी दिखाई देगा, मंदसौर और नीमच वाले क्षेत्र में। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जौ देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, जौ देखने को मिलेगा। और जौ उत्पादन में आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जौ कौन उत्पादित करता है, गुना करता है। जब हम मूंगफली के उत्पादन पर आते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन शिवपुरी में किया जाता है। कहाँ पर है, शिवपुरी में। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफीम उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अफीम उत्पादन आपको मध्य प्रदेश में मंदसौर में देखने को मिलता है।
कहाँ पर मिल जाएगा हमको अफीम उत्पादन? तो मंदसौर में आपको अफीम उत्पादन दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि अफीम का उत्पादन कहाँ पर होता है तो वह आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। अब देखिए इस क्षेत्र पर कैसे पेड़ पौधे या वनस्पति कैसी पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य भारत के पठार में पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात करें, वनस्पति कौन कौन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मध्य भारत के पठार की, वर्षा कैसी है? 75 सेंटीमीटर से कम है। और हमको मालूम है अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो यहाँ सदाबहार वन तो पाए नहीं जाएंगे, फिर कैसे पाए जाएंगे? कटीले वन पाए जाएंगे। और देखो यहाँ पर इसीलिए शीशम, कौन सा पेड़ पाया जाता है? शीशम का पेड़ पाया जाता है। शीशम के साथ साथ अगर बात करते हैं तो इसी रीजन में हमको नीम का पेड़ मिलता है। शीशम के साथ साथ यहाँ पर हमको नीम का पेड़ मिल जाएगा। नीम के साथ साथ अगर बात करें तो बबूल और महुआ मिलेगा। बबूल भी कैसा है? बबूल भी इन्हीं परिस्थितियों में होता है। और साथ में महुआ का पेड़ आपको इस रीजन पर बहुतायत में देखने को मिलेगा। या आप बात कर सकते हैं जो राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं वही वनस्पतियां हमको कहाँ पर मिलती हैं? इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में क्या कोई महत्वपूर्ण खनिज मिलता है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मध्य भारत के पठार में के खनिजों का क्या कर दें आप? वर्णन करें, या मध्य भारत के पठार में पाए जाने वाले खनिजों की बात करें। तो देखिए जब मध्य भारत के पठार में पाए जाने वाले खनिजों की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो खनिज है वो मिलता है आपको रंगीन संगमरमर। और यह भी कहाँ पर मिलता है? यह मिलता है आपको ग्वालियर में। मार्बल कहाँ पर मिल जाएगा? रंगीन। तो ये मार्बल आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में मिलता है। और मंदसौर में चले जाएंगे तो वहां पर स्लेट मिलता है। मंदसौर में स्लेट दिखाई देगा। अब देखो आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया कि मध्य भारत के पठार के औद्योगिक रूप से पिछड़े होने के कारण बताइए, तो सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा पहले पॉइंट में। दूसरी बात हम करेंगे तो यहाँ की जलवायु आ जाएगी। तीसरी बात तो वहां पर आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या है? रॉ मटेरियल की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रॉ मटेरियल की कमी है। खनिज की कमी के कारण ही यह क्षेत्र क्या है? औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उद्योग वहीं पर लगाए जाएंगे जहां पर क्या होगा? खनिज होगा। और यहाँ पर क्या है? खनिजों की कमी है। और खनिजों की कमी के कारण ये औद्योगिक रूप से हमको कैसा दिखाई देता है? तो ये औद्योगिक रूप से हमको पूरी तरह से पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्या है? आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी। जैसे इस रीजन पर जाएंगे तो खैर बनाने का कारखाना मिल जाएगा शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी के साथ साथ आपको मिल जाएगा बानमौर मुरैना में। यहाँ पर भी है क्या है? खैर से कत्था बनाने का उद्योग है। इसके साथ साथ आप जाएंगे तो नीमच में एल्कलॉइड फैक्ट्री मिल जाएगी। और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ग्वालियर में चीनी मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे। डबरा में आपको शुगर मिल मिल जाएगी। इसके साथ साथ कैलारस में भी आपको क्या मिल जाएगा? मुरैना में शुगर मिल मिल जाएगी। और गुना में भी शुगर मिल मिलेगी। तो यहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है, उसके कारण क्या है? इस रीजन में आपको क्या दिखाई देगा? शुगर मिल दिखाई दे जाएंगी। उसके साथ साथ इस रीजन में आपको क्या मिल जाएगा? सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। और सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? एसीसी सीमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और एसीसी सीमेंट की स्थापना की गई यहाँ पर। तो एसीसी सीमेंट भी दिखाई देगी आपको मुरैना के बानमौर में, जो मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम हम कह सकते हैं क्या है? सीमेंट फैक्ट्री है। 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। वह भी आपको कहाँ पर मिलेगी? इसी क्षेत्र में मिलेगी, क्योंकि चूना पत्थर मिलता है। रंगीन संगमरमर मिलने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको चूना पत्थर मिलेगा। और चूना पत्थर किसके लिए? चूना पत्थर सहायक होता है सीमेंट उद्योग के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? ऐसी इंडस्ट्री मिल जाएंगी और उसके बारे में इंडस्ट्रियों की बात हो जाएगी हमारी। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, फिर बात करेंगे।